नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत धन्यवाद मुझे याद करने के लिए और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। राजस्थान में भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णु साय। ये सब तीनों जो है बीजेपी के पावर पैक हैं, लेकिन इनके सामने चुनौतियाँ भी हैं। मध्य प्रदेश में तो मोहन यादव एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने जैसे ही पद संभाला और जो भाजपा कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर जो हमला हुआ था, उसके जो आरोपी थे, उसके घर में बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी है, लाइक योगी। तो आप कैसे देखते हैं क्योंकि अब 2024 के चुनाव भी आ रहे हैं, तो इनकी जो कार्यशैली है उसको थोड़ा-सा आप बताइए? देखिए, तीनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं, वो बहुत सोच समझ कर के ही चुने गए हैं। एक तो हाँ, हमें इसकी पृष्ठभूमि ज़रा देखनी पड़ेगी कि पृष्ठभूमि क्या है। जी, पहले डॉक्टर रमन सिंह चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के और करीब 18 वर्ष तक शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2 बार वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री ऑलरेडी रह चुकी हैं। जी, 2018 का वो जो एक नारा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। जी। दूसरे हुँ, हुँ। 2018 की जो भारतीय जनता पार्टी की हार थी मध्य प्रदेश की, इसके बावजूद कि शिवराज चौहान जो हैं वो एक लोकप्रिय चेहरा वहाँ रहे हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ हार गई थी और कांग्रेस की सरकार बन गई थी। इसी तरह डॉक्टर रमन सिंह चूंकि 15 साल तक मुख्यमंत्री निरंतरता में रहे थे छत्तीसगढ़ में, तो हुँ, हुँ। वहां भी उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। जी, यानी तीनों राज्यों में मोदी का जादू भी काम नहीं कर पाया और तीनों चेहरों की वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां 2018 में हार गई थी। जी। तो ये जो हम तीन नए चेहरे देख रहे हैं इस समय, हुँ, हुँ। राजस्थान में भगवान शर्मा या मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साव, ये जी, सब एक्चुअल में 5 साल पहले 2018 में तय हो गया था कि जब 2023 में भारतीय हुँ, जनता पार्टी को इन तीनों राज्यों में जनादेश मिलेगा, तो वहाँ नए चेहरे होंगे, इन चेहरों को रिपीट नहीं किया जाएगा। तो जो जी, लोग तात्कालिक घटनाक्रम को ही अ, सब कुछ समझने को तैयार हो जाते हैं कि ये तो अभी फैसले हुए हैं, तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी में एक्चुअल में होता नहीं है। जी, जी, 5 साल पहले जो तीनों राज्यों में हार हुई थी, तो इन 3 चेहरों की वजह से ही हुई थी, वरना जी, 6 महीने के भीतर लोकसभा चुनाव हुआ था जब 2019 में, तो इन तीनों राज्यों की अधिकांश लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आकर के गिरी थी। जी। तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तो काम कर रही थी। हुँ, हुँ। वहाँ जो इंजन चुने गए थे या रखे गए थे, वो काम नहीं कर पाए थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तीनों ही स्टेट से आउट हो गई थी। ये अलग बात है हुँ, कि मध्य प्रदेश में उस समय करीब साल, सवा साल बाद ही कांग्रेस के भीतर ही जंग छिड़ गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 22 एमएलए ने बगावत कर दी और शिवराज चौहान वहाँ मुख्यमंत्री फिर से बन गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में परिवहन मंत्री बन गए। अब आते हैं आपके मूल प्रश्न पर कि इनके सामने जो चुनौतियां हैं वो किस तरह की हैं। अब ये छोटी-मोटी जो घटनाएं हो जाती हैं कि किसी का मर्डर हो गया और वहां जाकर के बुलडोजर चल गया उसके घर पर, या नक्सलियों ने कोई हरकत कर दी, या किसी राज्य में जो अपराध हो रहे हैं और वो भी हीनियस क्राइम हो रहे हैं, हुँ, तो हुँ। ये सब चीजें तो समाज में, देश में और अलग-अलग राज्यों में चलती रहेंगी। इनको आप रोक नहीं सकते, नियंत्रित कर सकते हैं। जी, और जो अपराध करते हैं, उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करके, उनको कटघरे में खड़ा करके, उनके अंजाम तक उनको पहुंचाया जा सकता है। ये सरकारों की संवेदनशीलता देखी जाती है कि हुँ, वो हुँ। कितनी जल्दी ऐसे तत्वों को नियंत्रित करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, एक जी, लंबा दौर बीता है, गुजरा है, जब माफियाओं का राज चला करता था जी, और बहू-बेटियाँ 6-7 बजे के बाद घर से निकलने में संकोच करती थी
किसी के साथ भी कोई भी हादसा पेश आ जाता था, कहीं भी लूट-पाट, डकैती, राहजनी, अपहरण हो जाते थे, वो चीज़ें योगी आदित्यनाथ के 2017 में आने के बाद धीरे-धीरे ही सही लेकिन लगभग खत्म हो गई हैं और अब वहाँ स्थितियाँ पूरी तरीके से ठीक हैं। ये इसलिए कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो भी चीफ मिनिस्टर बनता है, वो बीजेपी का जो अपना एक कार्यक्रम है, जो नीतियाँ हैं, जो नीयत है और जो प्रामाणिक नेतृत्व है, वो उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलती हैं। और मैं तो बहुत सारे राज्यों का उदाहरण दे सकता हूँ, जहाँ पर अब मूलभूत दिखाई देने लगा है अंतर सारी व्यवस्था में, सारी प्रक्रिया में, सारी प्रणालियों में। तो वही अब इन 3 चीफ मिनिस्टर्स को भी आगे चलना है, जो शीर्ष नेतृत्व है यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विज़न है, उनका जो दृष्टिकोण है, उस पर ही इन लोगों को आगे बढ़ना है। और जो पुराना नेतृत्व है, जिसको साइडलाइन किया गया है कि आप कुछ समय आराम करिए, आपको कोई और दायित्व सौंपा जाएगा, हुँ, हुँ। उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो अच्छे हुँ, काम किए हैं, उसको भी ये तीनों मुख्यमंत्री आगे लेकर के जाएँगे। जहाँ तक आपका अगला प्रश्न था कि 2024 के मद्देनज़र जो है, वो किस तरह की चुनौतियाँ होंगी, किस तरह की तैयारियाँ होंगी, तो हम 2014 के रिज़ल्ट भी देख लें, इन तीनों प्रदेशों के, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, और 2019 के भी देख लें, तो हमें पता चलता है कि जो मुख्य प्रतिद्वंदी दल है दूसरा यानी कांग्रेस पार्टी, हुँ, क्योंकि हुँ। हिंदी बेल्ट के करीब 8-9 राज्य ऐसे हैं, जहां इन दोनों पार्टियों के बीच में ही मुकाबला होता है। तो ये 3 हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं, इनमें भी कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का ही मुकाबला होता है। कहीं-कहीं कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दल भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो गई या हुँ, हुँ। बिहार में आरजेडी या जेडीयू हो गई। इस तरह के कुछ क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन इन सारे ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, वो अपने शिखर पर है, शिखर हुँ, हुँ। बिंदु पर है। इसलिए इन तीनों मुख्यमंत्रियों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है और वैसे भी अब ज़्यादा कुछ करने का समय भी बचा नहीं है। समय नहीं बचा है। 4 साढ़े 4 महीने का समय अब रह गया है लोकसभा चुनाव में, तो इनमें बस इनको कानून व्यवस्था बनाए रखनी है। हुँ, इसके हुँ। अलावा जो सेंट्रल लीडरशिप इनको इन तीनों राज्यों को प्रोजेक्ट दे चुकी है, उन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना है, सिरे चढ़ाना है और शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। इसके अलावा तो इन तीनों प्रदेशों के जो मतदाता हैं, वो पहले से ही मोदी के मुरीद हैं और वो अपना मन बना चुके हैं कि उनको करना क्या है। सर आपने कहा कि उनके पास पूरा गाइडलाइन है। तो मैं दर्शकों के लिए ये समझना चाहती हूँ कि इन तीनों राज्यों में, तीनों मुख्यमंत्रियों के पास आप अज़्यूम कर पा रहे हैं कि इनका जो व्हाट आई शुड से रोड मैप जो है, क्या अज़्यूम कर पा रहे हैं आप? कैसा सीन है क्योंकि समस्याएँ तीनों ही राज्यों में हैं? नहीं, खाली 3 राज्यों की बात हम क्यों करें कि उन्हीं में समस्या है। सारे देश में जो अलग-अलग राज्य हैं, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ना कुछ चुनौतियाँ होती हैं। हुँ, हुँ। और जो भी नई सरकार बनती है, नया मुख्यमंत्री बनता है, उसके लिए चुनौतियाँ कुछ ज़्यादा होती हैं क्योंकि जी। आप अगर राजस्थान की बात करें तो पहली बार वो जयपुर से चुनाव लड़े और पहली बार चुने गए यानी पहली बार के एमएलए हैं और हुँ, हुँ। उनको कोई प्रशासनिक या मंत्री रहने का भी कोई अनुभव नहीं है। लेकिन हुँ, वो हुँ। निचले स्तर से लोकल बॉडी से वो सरपंच रहे हैं अपने यहाँ के और उनको एक संगठन का बहुत बड़ा अनुभव है, 15 साल वो संगठन में काम कर चुके हैं। इस समय भी राजस्थान प्रदेश के महामंत्री थे वो। इसके अलावा अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किसी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है, तो कुछ सांगठनिक क्षमताएँ उनमें देखी होंगी, कुछ संभावनाएँ देखी होंगी। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। दूसरी बात ये है कि जब
आप किसी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो वो भले ही सरकार का हिस्सा नहीं रहे हैं, लेकिन वो देखते हैं कि हमारे दल की, हमारे संगठन की, हमारी पार्टी की, हमारे नेतृत्व की नीतियाँ क्या हैं, कार्यक्रम क्या हैं और वो एक्चुअल में किस तरह का काम कर रहे हैं समाज के लिए, अलग-अलग वर्गों के लिए, राष्ट्र के लिए। तो उनको कोई बहुत ज़्यादा करना नहीं होता है, शांति से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना होता है। और हम ये भी जानते हैं कि अलग-अलग राज्यों में जो ब्यूरोक्रेसी होती है और अलग-अलग मंत्रालयों के जो हेड होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं या जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, जो प्रधान सचिव होते हैं, वो सब चीज़ों को अच्छे तरीके से जानते-पहचानते हैं। नंबर 2, नंबर 3, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, वहाँ ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की एक्सपीरियंस लीडरशिप जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, जी, जी। एग्जिस्ट कर रही है और वो जाहिर है जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, वो अपनी लीडरशिप से संपर्क में रहेंगे, केंद्र की भी और जो राज्य की है, उनकी भी। और जहाँ तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, तो मोहन यादव जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, वो भी कोई बहुत ऐसे अनुभवी जिसको कोई दशकों की राजनीति का अनुभव हो, पदों पर रहने का अनुभव हो, ऐसा नहीं है। हुँ, हाँ, हुँ। शिवराज चौहान के कैबिनेट में वो मंत्री थे, वो कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, वो संगठन में भी रहे हैं। एक अनुभव उनके पास है कि वो सरकार को आगे गवर्न कर सकें, आगे चला सकें। हुँ। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, वो तो 18 साल एमपी रहे हैं। वो जी। अटल जी के साथ भी काम कर चुके हैं, वो हुँ, हुँ। नरेंद्र मोदी के साथ भी काम कर चुके हैं, वो 3 बार वहाँ अध्यक्ष रह चुके हैं प्रदेश के, तो उनके पास एक्सपीरियंस भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक सोशल इंजीनियरिंग की है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, इन तीनों दैट ही इज़ एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो अगर छत्तीसगढ़ में वो एक वनवासी आदिवासी को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, हुँ, तो हुँ। वहाँ पर ओबीसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है और एक ब्राह्मण को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। जी। मध्य प्रदेश में अगर एक ओबीसी को मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया है, तो वहाँ एक दलित जगदीश देवड़ा को और एक ब्राह्मण राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। राजस्थान में एक सामान्य वर्ग के यानी ब्राह्मण भजनलाल शर्मा को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, तो वहां पर एक राजपूत दिया कुमारी को और एक दलित प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, और छत्तीसगढ़ में जो 15 साल तक इनके चीफ मिनिस्टर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनको स्पीकर बनाया है उन्होंने। हुँ, इसी हुँ। तरीके से मध्य प्रदेश में नरेंद्र तोमर जो केंद्र में कृषि मंत्री थे, उनको केंद्र से हटा करके कहा है कि आप जाइए और स्पीकर की कुर्सी संभालिए। राजस्थान में स्पीकर जो है अजमेर से कई बार के एमएलए वासुदेव देवनानी को बनाया है, जो सिंधी समाज से आते हैं। ये सब एक्सपीरियंस्ड है, हैंड है, और ये वहाँ की सरकारों को भी संभालेंगे, सदन को भी संभालेंगे। तो जो ये सोशल इंजीनियरिंग की है, इसका सीधा सा मैसेज ये है, एक तो जो अननोन से चेहरे उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए हैं, जिनकी मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं थी। जी, छत्तीसगढ़ में जी। और बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही थी, मध्य प्रदेश में और बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही थी। राजस्थान में भी लंबी रेल बना करके मीडिया जो है चला रहा था कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये बन जाएगा। जी, जी। लेकिन उनमें से कोई नहीं बना। तो तीनों एक ऐसे आम कार्यकर्ता को लेकर के वो सामने आए, एक जी, मैसेज देने के लिए कि जी। भाई अगर एक चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हुँ, हुँ। तो फिर एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक बहुत ही अ, जिसको कहते हैं डाउन टू अर्थ आदमी, और जो आरएसएस की पृष्ठभूमि का है और जो करनाल से पहली बार चुना गया था,
वो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा का चीफ मिनिस्टर 2-2 बार हो सकता है। इसी तरीके से आप जो राजस्थान है वहां पर पहली बार चुना हुआ एक एमएलए, एक साधारण कार्यकर्ता जो संघ की पृष्ठभूमि से है, वो मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में भी एक ओबीसी को बना सकते हैं, एक छत्तीसगढ़ में आदिवासी को बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बीजेपी का किसी भी स्तर का एक समर्पित कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भी बन सकता है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी बन सकता है। तो जी। ये एक मैसेज होता है कार्यकर्ताओं के लिए। जैसा मैसेज भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देती है, ऐसा और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती है। सबको पता है, पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी रिटायर होंगी तो उनका जो भतीजा है अभिषेक, वही आगे आएगा, वही जी, जी। मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में अगर मुलायम सिंह यादव नहीं रहे तो उनका बेटा ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार रहेगा। जी, अगर बिहार में लालू यादव अस्वस्थ हैं तो उनका बेटा ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा। इसी तरीके से हरियाणा में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीछे हटते हैं तो दीपेंद्र हुड्डा ही उनका मुख्यमंत्री बनेगा। जी, सोनिया गांधी अगर अस्वस्थ हैं तो राहुल गांधी ही कमान संभालेंगे। तो जी, ये जो मैसेज गलत जा रहा है विपक्ष के बारे में, कांग्रेस के बारे में, वैसा आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि जी। भारतीय जनता पार्टी में जो आम कार्यकर्ता है उसको भी मौके मिलते हैं सर्वोच्च पदों तक पहुंचने के। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन कुछ ग्राउंडेड चीज़ें होती हैं, लाइक जो मध्य प्रदेश में देखें तो जो पहला मुख्यमंत्री का जो उनका आदेश था, वो था खुले मांस की बिक्री। प्लस जो एक बहुत ही सभी राज्यों में बहुत बार कोशिश की जाती है, लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल जो है वो प्रॉपर हो। सारे स्टेट की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ उन्होंने पहला जो उनका आदेश था वो यही था। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें कोई अभी गलत बात अभी नहीं अभी है। अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी इसी को लागू किया है। नहीं, नो डाउट ये अच्छी बात है। इसमें कोई गलत बात नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तो आप खुले में ऐसी सामग्री अगर बेच रहे हैं, जी, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है, जो शाकाहारी हैं, जो इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, आप सब्जियों की तरह उनको बाहर रख कर के फुटपाथ पे नहीं बेच सकते। उनको आप पर्दे में रखिए, ढक कर के रखिए। जी। सबको पता है कि कहाँ मिलता है मीट, मांस, मच्छी हुँ, हैं। इन जी। पर बहुत सुर्खियाँ बन चुकी हैं, चीज़ें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी हैं। जी, ये इसीलिए मैंने इसका ज़िक्र किया क्योंकि उन्होंने अपना पहला ऑर्डर ही इससे दिया और इससे मुख्यमंत्री का एक माइंडसेट पता चलता है कि आगे चल के वो क्या करने वाले हैं। नहीं, कुछ नहीं, वो ऐसा नहीं है। अ, नरेंद्र मोदी तो अभी 2014 से प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे पहले जी। अटल जी भी रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। 1996 में भी बने, 1998 में भी बने, फिर 1999 में बने, 2004 तक रहे। हुँ, उस समय भी कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी अगर देश का शासन सँभालेगी तो हुँ, हुँ। अ, अल्पसंख्यकों के साथ ये हो जाएगा, मुसलमानों के साथ ये हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई कोई वो जो सांप्रदायिकता फैलाने की बात होती थी, वो भी टाई-टाई फिस हो गई। अभी हुँ, हुँ, नरेंद्र हुँ। मोदी के बारे में गुजरात दंगों के परिप्रेक्ष्य में पता नहीं क्या-क्या बातें कही जाती थी। हुँ, नरेंद्र हुँ। मोदी 2014 से हैं, किसी भी समुदाय को, किसी भी मज़हब के मानने वाले को उनसे कोई शिकायत ही नहीं है कि भई किसी तरह का कोई उनके साथ पक्षपात किया गया होगा। जो योजनाएँ बनती हैं, वो सबके लिए बनती हैं। हुँ, अगर हुँ। गैस के चूल्हे मिल रहे हैं, तो सबको मिल रहे हैं। घरों में टॉयलेट बन रहे हैं, तो सबके घरों में बन रहे हैं। जी। सड़कें अगर बन रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, उन पे सब चलते हैं। हुँ, ऐसा तो हुँ, है हुँ। नहीं कहा जाए कि इस पर तो केवल हिंदू चलेंगे, मुसलमान या ईसाई या पारसी या जैन नहीं चलेंगे या दूसरे लोग नहीं जी। चलेंगे। कोई पाबंदी तो है नहीं। तो ये सब बेकार की बकवास होती है, पॉलिटिक्स होती है, हुँ। इस कुछ नहीं होता है। जहाँ तक लाउड स्पीकर पर एक कुछ नियम लागू करने के आदेश की बात है, किसी पर पाबंदी नहीं लगाई गई है कि आप लाउड स्पीकर पर अज़ान नहीं दे सकते हैं या धर्म स्थलों पर उनको आप नहीं लगा सकते हैं। केवल जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा जी, निर्देश जी। हैं,
कि उसी के अंतर्गत कि 85 डेसिबल से अधिक आवाज नहीं होनी चाहिए। हम्म। धर्मस्थलों में हो या कहीं भी लगे हुए लाउड स्पीकर हों, जी। उनकी नियंत्रित आवाज होनी चाहिए। बस हम्म। उतनी भर पाबंदी जो है वो लगाई गई है और वो सभी स्टेट्स में गाइडलाइंस लागू होनी चाहिए। अगर कोई नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। वेरी ऑब्वियस। सर, एक और आपका मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को नक्सलियों ने एक विस्फोट किया, एक जवान की जान भी चली गई। ये 2 दिनों में दूसरी मौत है। तो ये कुछ वो लोग हैं जो शायद से विष्णु साय को एक चैलेंज दे रहे हैं, लाइक देयर इज अ बिग ट्रिग आउट। तो आप नक्सलवाद को लेकर के क्या समझते हैं? उनको क्या चुनौतियां रहेंगी? किस तरीके से वो हैंडल करेंगे? एक दौर था जब नेपाल की तराई से लेकर के और नीचे महाराष्ट्र तक एक पूरा लाल डोरा बन गया था हम्म। और अलग-अलग प्रदेशों के सैकड़ों जिले जो हैं वो नक्सलवाद से प्रभावित थे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और जब ये डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो उनका एक स्टेटमेंट बड़ा उस समय वायरल हुआ था, चर्चित हुआ था। वो अभी हम्म। भी सर्च करेंगे अगर दर्शक तो जी। उनको मिल जाएगा, जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश में सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो नक्सलवाद है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे या गृह मंत्री थे, पहले शिवराज पाटिल और बाद में पी चिदम्बरम वगैरह हुए, सुशील कुमार शिंदे भी रहे कुछ समय के लिए, उन्होंने कोई काम नहीं किया होगा नक्सलवाद के हम्म। उन्मूलन के लिए। लेकिन अलग-अलग सरकारों ने नक्सलवाद पर जो गलतियां की हैं, जो केवल उसको कानून व्यवस्था का प्रश्न बना करके रख दिया है, वो एक गलत सोच थी और गलत नीति थी। जो नक्सलवाद की समस्या है, इसकी पृष्ठभूमि में एक्चुअल में कई आयाम हैं, जिसमें आर्थिक मामला भी है, जिसमें जी। सामाजिक मामला भी है, जिसमें वनों की अंधाधुंध कटाई भी है। जो वन क्षेत्र थे, उनमें जो उद्योग धंधों को लगाने की परमिशन दी गई है, जो सड़कों के बेतरतीब जाल बिछाए गए हैं, यानी विकास, पर्यावरण और जो वहाँ रहने वाले वनवासी, आदिवासी थे, उनकी हम्म। जो मूलभूत समस्याएं थी, उनकी अनदेखी की गई है और उस विकास की प्रक्रिया में उनको शामिल भी नहीं किया गया है। तो जी। ये नक्सलवाद जो है, हम जानते हैं कि कुछ विदेशी ताकतें भी होती हैं जो इनको किसी न एग्जैक्टली। किसी रूप में मदद देती हैं और इनके हाथों में हम्म। हथियार देती हैं और उनको फंडिंग करते हैं। फिर वो हम्म। अ, वसूली की प्रक्रिया में भी संलिप्त हो जाते हैं। जी। लेकिन मेरे कहने का आशय और ये बताने का आशय ये है कि हम्म। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी इलाके से एक किसान आंदोलन के तौर पर शुरू हुए इस नक्सलवादी मूवमेंट का जो मेन जोर था वो 2010, 11, 12 तक था। हम्म। उसके बाद से लगातार इसमें कमी आती जा रही है। अब तो हालत ये है कि कई प्रदेशों से ये लगभग समाप्त है। अभी छत्तीसगढ़ में थोड़ा-सा, महाराष्ट्र में एक इलाका है वहाँ पर और थोड़ा-सा उड़ीसा और झारखंड में आप समझ लीजिए, बस कुछ जिले बचे हैं जहाँ पर नक्सली मूवमेंट दिखाई देता है। और ये तब अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, जब इनको लगता है कि हम पर बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो अब बनने जा रहा है। जिस हम्म। घटना की आपने चर्चा की है, जिन 2 घटनाओं की चर्चा की है, ये क्यों हुई है? क्योंकि जो विष्णुदेव साव हैं, ये उसी समुदाय से आते हैं। ये संघ की पृष्ठभूमि के हैं और ये नक्सलियों के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम चलाते रहे हैं, उनके खिलाफ बयान देते आ रहे हैं। तो बस वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे हैं और कुछ जी। नहीं है। बाकी जी। उनको जी। भी पता है कि जो नक्सलवाद की समस्या है, वो अब लगभग समाप्त प्राय है, क्योंकि इस सरकार ने तीनों चारों मोर्चों पे काम किया है। इसको केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं माना है। उनके पुनर्वास का, उनके सरेंडर होने के बाद उनको कामकाज देने का, उनके घरों के चूल्हे जलें,
इसकी चिंता सरकार ने की है। तो जो मैं आर्थिक, सामाजिक और दूसरे कारण गिना रहा था, उनको जी, एड्रेस करने का काम किया गया है। जी, जी। एक छोटी-सी टिप्पणी इस पे भी लूँगी क्योंकि राजस्थान के लोगों ने अगर गहलोत को नकारा है तो उसकी वजह एक बड़ी वजह जो थी वो वहाँ के अपराध भी थे और ये ऑब्वियसली इनको भी फेस करना पड़ेगा। मामला केवल कानून और व्यवस्था का होता नहीं है। सामाजिक जो सारी व्याधियाँ आ जाती हैं, सारी चीज़ें जी, जी। सामाजिक और जो आर्थिक चुनौतियाँ कई बार समाज को किसी न किसी रूप में झेलनी होती हैं और जी। उसका कई बार प्रस्फुटन भी होता है। तो ये हुँ, हुँ। अपराध जो हैं, ये कई कारणों से सिरे चढ़ते हैं। हुँ, जो हुँ, हुँ। उदाहरण मैंने शुरू में दिया था कि हुँ, हुँ। योगी आदित्यनाथ के आने से पहले उत्तर प्रदेश में जितनी भयावह स्थिति थी, अलग-अलग माय तरह के अपराध थे और हीनियस क्राइम थे, माय उसी गॉड! तरह की बहुत ज़्यादा। चुनौतियाँ कुछ दूसरे राज्यों को भी इस समय झेलनी पड़ रही हैं और वो जी। गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। मैं जी, क्यों जी। कह रहा हूँ कि गलत नीतियों की वजह से हो रहा है, मैं समझा देता हूँ। जी। उत्तर प्रदेश में अगर अपराध काबू में आए हैं, तो इसकी वजह ये है कि अब नेताओं के फ़ोन पुलिस स्टेशन में जाने बंद हो गए हैं। एग्ज़ैक्टली। जो अपराधी पकड़े जाते थे अपराध के बाद, उनको छुड़वाने के लिए जिस तरह की हरकतें होती थी अलग-अलग सरकारों के समय, वो बंद हो गई हैं। अब कोई हिमायती किसी अपराधी के साथ खड़ा होने से संकोच करता है क्योंकि उनको पता है कि यहाँ योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ सब ये चीज़ें चलेंगी नहीं। जी। जब भी वो पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों के टॉप लेवल की नौकरशाही की मीटिंग लेते हैं, उनके बिल्कुल स्पष्ट आदेश होते हैं कि कोई मंत्री भी अगर किसी अपराधी को छोड़ने के लिए कहे, तो आपको नहीं छोड़ना है, उसको उसके अंजाम तक पहुँचाना है। तो अब सबको पता है उत्तर प्रदेश में कि कोई बख्शीश नहीं है, अगर आप अपराध करेंगे या तो ऊपर पहुँच जाएँगे या फिर जेल के अंदर पहुँच जाएँगे और फिर आपकी रिहाई संभव नहीं है और बहुत अगर गलत काम कर दिया तो घरों पर बुलडोज़र भी चल जाएँगे। तो जब आप ये स्पष्ट संदेश और संकेत दे देते हैं, तो अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचते हैं। एग्ज़ैक्टली। राजस्थान में हो या दूसरे राज्यों में हो, अगर कुछ इस तरह के हीनियस क्राइम हो रहे हैं, तो बस मुख्यमंत्री को टॉप लेवल से एक संदेश देना है। उसके बाद जी। वो नियंत्रित होने शुरू हो जाएँगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आज कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया है, तो 3 दिन में सब कुछ नियंत्रित हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। समय लगता है, लेकिन नियंत्रित हो जाते हैं। जी। सर आपने टच किया है वो मैटर लेकिन थोड़ा-सा डिटेलिंग चाहूँगी। मोदी, शाह और नड्डा की जो तिकड़ी है उसने एकदम से कमाल कर दिया। वाक़ई में किसी को पता नहीं था 1 सप्ताह पहले तक, कोई सोच भी नहीं सकता था और ये सब मान के चल रहे थे कि अगर भाजपा इस बार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सत्ता में आती है, तो भी रमन सिंह, शिवराज चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया का फिर से मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। लेकिन जो हम देख रहे हैं, वो इतनी कहना चाहिए कि खूबसूरती से इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से कैसे हो गया मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था। जिस समय चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में थे। जी। ब्रिक्स देशों का सम्मेलन चल रहा था। हुँ, ऑनलाइन वो इसरो के केंद्र से जुड़े और डिजिटली उन्होंने वैज्ञानिकों को संबोधित जी। किया, उनकी पीठ थपथपाई, उनको बधाई दी हुँ। और जी, पूरे जी। देश को भी उन्होंने संबोधित किया। हुँ, हुँ। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर जब स्वदेश लौटे, शायद दूसरे दिन लौटे थे, तो उनका जो इंडिया वन विमान था वो दिल्ली में लैंड नहीं किया, वो बेंगलुरु जी, में लैंड किया जी, और जी। बेंगलुरु में लैंड करने के बाद वो सीधे इसरो के केंद्र गए, फिज़िकली जाकर के उन सबको गले लगाया, उनको शाबाशी दी और आपको याद होगा उसी दौरान वो महिला वैज्ञानिकों के पास अलग जी, से गए जी, और जी। महिला वैज्ञानिकों के बीच बैठ कर के उन्होंने फ़ोटो भी करवाए, उनसे करीब आधा घंटा बात भी की। और उसके बाद जो महिला वैज्ञानिक थी, उनकी जो इंटरव्यूज़ आए हैं, उनके जो वक्तव्य आए हैं, वो
इतनी गदगद थी, इतनी बड़ी फैन बन गई थी नरेंद्र मोदी की। उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा है जो महिला वैज्ञानिकों को अलग से समय दे और अलग से सम्मान दे और उनके कार्यों की भूरी-भूरी प्रशंसा करे। और हमें ये हुँ, नहीं बोलना चाहिए कि चंद्रयान-3 की जो टॉप 3 वैज्ञानिक जो इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे, उनमें एक महिला भी थी। जी, तो जी। इसलिए प्रधानमंत्री ने उनको अलग से समय दिया। क्या वजह है कि जब नई पार्लियामेंट का पहला स्पेशल सेशन बुलाया गया तो उसमें महिला आरक्षण विधेयक पारित करा लिया उन्होंने? जी, क्योंकि जी। वो एक माहौल बनाना जानते हैं। उनको पता है कि कोई भी अगर बड़ा काम करना है तो उसके लिए पहले माहौल बनाइए। जितने प्रेशर ग्रुप हैं, जो विरोध करने वाले लोग हैं, उनको प्रेशर में ले लीजिए, उनको बाध्य कर दीजिए और जब ये सर्वसम्मति से पारित हुआ, लोकसभा में ज़रूर 1 या 2 वोट जो है वो अ, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उसके विरोध में पड़े, वरना जी, लोकसभा जी। के सारे सदस्यों ने उसका समर्थन किया। राज्यसभा में तो शत प्रतिशत ने समर्थन किया। यानी उन दलों ने भी सपोर्ट किया महिला आरक्षण बिल को, जिन्होंने अतीत में उसको फाड़ करके सदन के भीतर जो है कबूतर उड़ाए थे उसके। जी, जी, तो जी। उन सबको अगर बाध्य किया उन्होंने, एक माहौल बना करके बाध्य किया। इसी तरीके से जो मीडिया ये स्पेशलाइजेशन अपने आप को घोषित करता था हर मोमेंट पर, हर फैसले पर कि जी। हमें पता है कि अब क्या होने वाला है, हमें पता हुँ, है कि मुख्यमंत्री बनाया जाने वाला है, हमें पता है मंत्रिमंडल में कौन-कौन होने वाले हैं। उनकी तो इन्होंने हवा निकाल कर के रख दी है। जी। 2014 में भी जब इनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था, लास्ट टाइम तक मीडिया को ये पता भी नहीं था कि कितने मंत्री उनके साथ शपथ ग्रहण करने वाले हैं और कौन-कौन करने वाले हैं। जब शपथ ग्रहण के लिए कुर्सी लगनी शुरू हुई मंत्रियों के लिए, तब मीडिया को पता लगा कि कितने मंत्री शपथ लेने वाले हैं और जब वहाँ आकर के लोग बैठने शुरू हुए, तब उनको पता लगा कि कौन-कौन मंत्री बन रहा है। इसी तरीके से राज्यों की जो लीडरशिप तय होती है, मुख्यमंत्री के चेहरे तय होते हैं, किसी को कानो-कान खबर तक नहीं होती है कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है और कितने मंत्री बनने वाले हैं और कौन-कौन मंत्री बनने वाले हैं। तो ये एक काम करने का तरीका होता है, गोपनीयता होती है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, जी। वो बहुत बखूबी करती है, किसी को कानो-कान खबर नहीं होने देती है। इस मामले में भी किसको पता था? क्योंकि मीडिया में तो विष्णुदेव साव का नाम नहीं था, जी, मीडिया जी। में तो मोहन यादव का नाम नहीं था, मीडिया में जी, तो जी। भजनलाल शर्मा का नाम नहीं था। तो जी। अचानक से वो आए तो हेडलाइन लग रही है कि मोदी ने फिर चौंकाया। अरे चौंकाया नहीं है भई, ये सब संगठन के लिए, संघ के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जो बरसों बरस से काम कर रहे हैं। पर आपके दिमाग में वही कांग्रेसी एक जो परंपरा चली आ रही है कि वहाँ पर तो या तो भजनलाल बनेंगे, या तो बंसीलाल बनेंगे, या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। इन तीनों के अलावा तो कोई चौथा बन नहीं सकता। इसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश है तो या तो मुलायम सिंह बनेंगे या मायावती बनेंगी या मुलायम सिंह के बेटे बनेंगे। वहाँ लालू यादव बनेंगे या उनके बेटे बनेंगे या नीतीश बाबू बनेंगे। सबको हुँ, हुँ। पता है कि ममता बनर्जी हटेंगी तो अभिषेक बनर्जी बनेंगे। तो ऑब्वियसली। एक एक परंपरा चली आ रही है कि सोनिया गांधी हट गई तो राहुल हुँ, गांधी हुँ। बनेंगे। तो जी। ये इस मानसिकता के शिकार हैं मीडिया के लोग। ये एक्चुअल में नहीं जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी 2 की संख्या से आज 303 पर कैसे पहुंच गई है। जी। वो ऐसे ही नहीं पहुंची है। एक दौर था, एक लंबा दौर था जब हुँ, भारतीय हुँ। जनता पार्टी को हुँ, हुँ। शहर बेस की पार्टी माना जाता था, बताया जाता था। हुँ। एक लंबा दौर था जब कहा जाता था कि ये बनियों और ब्राह्मणों की पार्टी है। आज हालत ये है कि पूरे समाज में कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है जिसके वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलते हैं। मुसलमान भी 7% वोट करते हैं भारतीय जी। जनता पार्टी को, जिनके बारे में तमाम तरह की बातें की जाती हैं कि साहब मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं। उसका एक बड़ा हुँ। सुंदर जवाब एक बार अमित शाह ने दिया था कि जिस दिन हमारे मुसलमान कैंडिडेट जीतने शुरू हो जाएँगे, हम मुसलमानों को भी टिकट देना शुरू कर देंगे। हरवाने के वेरी लिए तो नहीं ऑब्वियस। देंगे। हुँ, हुँ। तो एक काम करने का तरीका है, एक वर्क कल्चर है, एक समर्पण है संगठन के प्रति,
पूरी तरीके से जो एक कहना चाहिए कि समर्पण का भाव है और अल्टीमेटली एक मैसेज देना होता है संगठन को भी, देश को भी, समाज को भी, विपक्षियों को भी, कि हम अगर ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो हम इसे चरितार्थ भी करते हैं, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक पिछड़े को, ओबीसी को बना रहे हैं, तो राजस्थान में एक सवर्ण को भी बना रहे हैं। जी। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और लास्ट वाला जो हमने चर्चा की उसमें तो वाक़ई में ही लोगों को समझ में आ गया होगा कि मोदी को समझना बहुत ही मुश्किल है। उनके साथ वाले जो लोग हैं वो भी उन्हें नहीं पता होता कि अगले पल वो क्या करने वाले हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सर, मेरे शो के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय नमस्कार। हिंद, जय भारत। जय हिंद।